गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल कुमार माया जी के जिस क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने एक वीडियो डाला था कि एयरफोर्स और एसएससी जीडी के लिए प्रत्येक दिन 5 प्रश्नों के सॉल्यूशन कराए जाएंगे और वो 5 प्रश्नों में से 20-25 प्रश्न सवाल बन के निकल जाएंगे। सो आपके वनडे एग्जाम के लिए काफी है, एसएससी जीडी के लिए काफी है, एयरफोर्स के लिए काफी है, रेलवे एनटीपीसी में भी आने वाले जो भी ग्रुप डी की एग्जाम है उसमें यहाँ से सवालें खूब आएंगी। तो हमने ये 5 प्रश्न बनाए हैं। इसको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, आप इसको देखें या फिर अपने कॉपी पे इसका आंसर बनाएं, टिक करें, फिर हम बताते हैं कि किसका कौन सा आंसर होगा। 2 मिनट का टाइम है, आप देख सकते हैं। देखिए, हमको लगता है कि आप लोगों ने ये 5 प्रश्न देख लिए होंगे। नहीं होगा तो फिर इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो 1 नंबर सवाल है कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए संगम क्या है। तो 2 नदियों के मेल को संगम कहा जाता है, संगम या प्रयाग कहा जाता है। तो देखिए, गंगा का नाम गंगा तभी पड़ता है जब वो भूमि पे आती है। भूमि पे आने से पहले वो दूसरे नाम से जानी जाती है। यहाँ पे एक नदी है जो ऊपर से निकलती है और ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा के नाम से ये जानी जाती है। ये अलकनंदा में जो नदी है वो बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। और गंगा अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। गंगा जब तक भूमि पर नहीं है तब तक ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा इसका नाम है। ये धौली गंगा आके अलकनंदा पर मिलती है। तो जहां पे 2 नदियों का संगम हो उसको संगम या प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। तो धौली गंगा और अलकनंदा। पूछता है एग्जाम में सवाल, धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। तो अलकनंदा की सहायक नदी हो गई। या फिर पूछता है निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा की सहायक नदी है। तो धौली गंगा इसकी सहायक नदी है। कुछ दूर के बाद हमारा जो सवाल है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है। तो यहां से एक नदी आती है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। ये नदी आती है, ये नदी निकलती है केदारनाथ से। कहां से निकलती है? केदारनाथ से। ये नदी केदारनाथ से निकलकर यहाँ पर अलकनंदा पे आके मिलती है। तो जहां पे 2 नदियों का संगम हो उसको प्रयाग बोला जाता है। इसको बोला जाता है रुद्र प्रयाग। क्या बोला जाता है? रुद्र प्रयाग। तो हमारा जो प्रश्न था कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? रुद्र प्रयाग कहा जाता है। एक और चीज जान जाइए, अलकनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी मंदाकिनी ही है और मंदाकिनी को ही काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस सारे नदियों के क्या हो गए? सहायक नदी हो गई। अलकनंदा की सहायक नदी कौन होगी? धौली गंगा हो गई, फिर मंदाकिनी हो गई। फिर यहीं से कुछ दूर आगे बढ़ेगा तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। यह गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ये भी आकर अलकनंदा में आकर मिल जाती है और इसको बोला जाता है देवप्रयाग। क्या बोला जाता है? देवप्रयाग। ये प्रश्न देवप्रयाग वाला काफी ज्यादा पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो देवप्रयाग कहा जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है। तो विष्णु प्रयाग बोला जाता है। देखो, एक और इसी के बीच में यहां से नदी निकलती है जिसका नाम है नंदाकिनी। इस पे एक वीडियो हम बना देंगे, आप देख लीजिएगा। नंदाकिनी, ये नंदाकिनी आगे यहाँ पे अलकनंदा पर मिलती है। इसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। क्या बोला जाता है? कर्ण नंद प्रयाग, सॉरी, क्या बोला जाता है? नंद प्रयाग बोला जाता है। फिर यहीं से एक नदी निकलेगी पिंडार, जो आके जाके अलकनंदा पर मिलेगी, उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग। लेकिन मेरा जो सवाल था कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्र प्रयाग बोला जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 3 प्रयागों के नाम आप याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग, तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को। फिर ये रुद्र प्रयाग याद कीजिए, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को। और यहाँ पे एक ये याद कर लीजिएगा, भागीरथी और अलकनंदा नदी को देवप्रयाग बोला जाता है। ठीक है, 1 नंबर सवाल का हो गया। आप इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके याद करने के लिए। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल है, क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से त्रिपिटक का रूप नहीं है। सबसे पहले जानिए कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक गौतम बुद्ध के जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने जितने भी उपदेश दिए थे उन सारों का संग्रह किसी पुस्तक में किया गया, जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं, जिसका नाम है विनय पिटक, सुत पिटक और एक और है अभिधम पिटक। ये तीनों जो पुस्तक है, अभिधम पिटक, कौन सा पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों जो पुस्तक है ये सिंहल प्रदेश यानी श्रीलंका में लिखा गया है। श्रीलंका का पहला नाम है सिंहल प्रदेश, तो श्रीलंका में लिखा गया है और तीनों पुस्तकें पाली भाषा में है। तो पूछता है कि तीनों पुस्तकें किस भाषा में है, तो पाली भाषा में, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक और प्रश्न। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक इसके अंग है। विनाद पिटक इसके अंग नहीं है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, विनाद पिटक। देखो विनय पिटक जो है ना, इसमें गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे वो विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध को जब इनके संग में भिक्षु और भिक्षुणियों का प्रवेश होने लगा, उसके बारे में जो चर्चा है वो सुत्त पिटक में है। और अभिधम पिटक उनके निर्वाण के बाद यानी उनके मृत्यु के बाद जो घटना घटी थी वो अभिधम पिटक है। त्रिपिटक का ज्ञान उसको होना चाहिए जो बौद्ध धर्म में शामिल हो, बौद्ध धर्म में संग में क्या हो, शामिल हो, वो त्रिपिटक में शामिल होनी चाहिए। तो त्रिपिटक के 3 अंग हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये त्रिपिटक के सवाल बहुत आते हैं। अभी तक देखा गया है कि एसएससी जीडी में अगर बौद्ध धर्म से कोई सवाल आता है तो मैक्सिमम सवाल यहीं से आते हैं। या फिर पूछता है गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। किसको दिया था, तो 5 ब्राह्मण को दिया गया था, बताएंगे। कभी बौद्ध धर्म का वीडियो बनेगा। तो 2 नंबर सवाल हो गए। तीसरा सवाल देखते हैं, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है। देखो वायुसेना का प्रश्न इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी भारत में एयरफोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑक्सीजन को यहां से वहां पहुंचाना, दूसरे देश से लाना, फिर उसको पहुंचाना, इसीलिए वायुसेना का यह प्रश्न डाला गया है। तो वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां पे है, नई दिल्ली में है। वायुसेना के अभी जो अध्यक्ष है वो आर.एस. भदौरिया जी है। वायुसेना की स्थापना 1932 में हुई थी। उस समय ये रॉयल वायुसेना के नाम से जानी जाती थी 1932 में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए रॉयल का नाम हटाकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। भारतीय वायुसेना कर दिया गया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि भारतीय वायुसेना के नाम से पहले एयरफोर्स का क्या नाम था, तो रॉयल वायुसेना के नाम से जाना जाता था। भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसमें जोड़ के भारतीय वायुसेना बनाया गया। तो 2 सवाल 3 सवाल हो गए। एक और सवाल जान लीजिए, 8 अक्टूबर को प्रत्येक साल भारतीय वायु दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वायु दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। देखिए एयरफोर्स से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे देशों का क्या होता है, सम्मिलित युद्ध अभ्यास चलता है। इस देशों के साथ उस देश का, फिर उस देशों के साथ उस देश का। तो भारत और अमेरिका के साथ कोप इंडिया नाम का एक एयरफोर्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास चलता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कोप इंडिया सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में चलती है, तो अमेरिका और भारत के बीच में चलती है। कौन सा, कोप इंडिया, जो वायुसेना यानी एयरफोर्स से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे युद्ध अभ्यास होते हैं जो कोई थल सेना से संबंधित होता है, कोई नेवी से संबंधित होता है, लेकिन जो कोप इंडिया है वो वायुसेना से संबंधित है। वायु एयरफोर्स से सवाल लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे वर्ष अगर एग्जाम होती है किसी न किसी चीज की, तो एयरफोर्स से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो याद करना है, इसीलिए एयरफोर्स का सवाल डाला गया है। अगले सवाल आते हैं, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये क्यों डाला गया है, नृत्य से सवाल आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। तो बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित क्या है, बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये जो लोक नृत्य है वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहां पे होता है, पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी होता है। कहां पे होता है? उड़ीसा में भी होता है। लेकिन यहाँ पे बाउल मुख्यतः जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल बहुत हाईलाइटेड क्या है? स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। काफी अच्छा क्या था? परफॉर्मेंस था। ममता बनर्जी की टीएमसी की गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पे। तो बाउल इसलिए संबंधित है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत चर्चा में है, इसलिए ये खोजा गया है। तो पश्चिम बंगाल का बाउल के साथ साथ एक और जतरा नाम का लोक नृत्य भी पश्चिम बंगाल में ही होता है। तो अभी चुनाव हुआ था तो 2-3 सवाल यहाँ पे पश्चिम बंगाल से निकलते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो 8 चरण में हुआ था। ये पूछता है एग्जाम में। 8 चरणों में हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी को 214 सीटें मिली और बीजेपी को 76 सीटें मिली। तो ये 3 सवाल याद कर लीजिएगा, आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर फंसेगा। यही मुख्यतः ये इंपॉर्टेंट है कि कितने चरणों में चुनाव हुआ था। तो 8 चरणों में हुआ था। 2014 टीएमसी ने अपनी सीट लाई थी, तृणमूल कांग्रेस, और ये बीजेपी ने लाई थी। जतरा याद करना है पश्चिम बंगाल का, बाउल पश्चिम बंगाल के। तो ये 2 सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा हाईलाइट में थी और एयरफोर्स से संबंधित सवाल तो मिल ही रहा है, क्योंकि एयरफोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। 5वां नंबर जो हमारा सवाल है, ऑक्सीजन ऑन हिल्स। देखिए, ऑक्सीजन से भी आपको सवाल याद करना है, इसीलिए बहुत मुश्किल से ये सवाल मिला है भाई, इसीलिए इसको डाला गया है कि ऑक्सीजन ऑन हिल्स पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसकी शुरुआत की है हरियाणा ने। हरियाणा का करनाल एक जगह है हरियाणा में, वहां पे हुआ है। तो करनाल में जितने भी अस्पताल है, क्या है, जितने भी हॉस्पिटल हैं, इस पहल के माध्यम से एक गाड़ी है, कंटेनर है, जिसमें 100 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे हुए हैं। ये 24x4 यानी प्रत्येक दिन 24 घंटा ये सेवा उपलब्ध है। वो गाड़ी जाती है, जिस भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन ऑन हिल्स की मदद से, मतलब इस पहल के मदद से, उस हॉस्पिटल में अगर फोन आती है तो यहाँ गाड़ी जाती है और उसकी जो कमी होती है उसको दूर की जाती है। तो ऑक्सीजन से भी संबंधित आप याद करके लीजिएगा। हरियाणा के बारे में जान जाइए। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल क्या है? खट्टर है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और यहाँ की जो विधानसभा है, यानी जिस मुख्यमंत्री है विधानसभा है, वहां पे 90 यानी 90 सीट है हरियाणा की। तो ये 5 करेंट अफेयर्स हैं। आप इसको 2 बार 3 बार जितना बार मन करे उतना बार देखिए। ये 5 प्रश्नों में 20 प्रश्न निकल के आए हैं। अगर आपके कोई मित्र होंगे जो जिनको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर कल एक और वीडियो डाल दिया जाएगा। 5 ही, इसमें तो साइंस के प्रश्न नहीं है, ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, फिर हिस्ट्री के हैं, ये तो रिलेटेड है सारे। तो कल साइंस के भी प्रश्न इसमें डाले जाएंगे। ज्योग्राफी अभी काफी पूछा जा रहा है, बिहार पुलिस के एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें ज्योग्राफी से काफी ज्यादा प्रश्न आ रही हैं। तो ये प्रश्न हो गए 5, इसको आप याद कीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। फिर कल एक और वीडियो डालेंगे, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।